वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ दिसंबर की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है, 1 जनवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक करने वाले हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन मतलब हम एक चीज को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो एक स्टेट है। हम मानते हैं कि वो एक नेशन है, वो एक कंट्री है और इस गवर्नमेंट के साथ वो लीड हो रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स अलग होता है, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। बेसिस दोनों के अलग अलग है। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एंड में जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे वो इस चीज को फोकस करते हुए बनाए गए हैं कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका रिकॉग्निशन के अंदर से गलत ना हो एग्जाम के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रिकॉग्निशन किसे कहते हैं। द टर्म रिकॉग्निशन एज एन इंटरनेशनल लीगल टर्म मे बी डिफाइंड एज द एक्नॉलेजमेंट। कुछ वर्ड्स का ध्यान रखें। एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस। मान लिया, अभी मैंने बताया मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया by the members of the international community। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब हो गया कि हाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशंस है जो ये चीज मान रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सामने जो एक नई स्टेट बनी है वो एक स्टेट है, वो एक कंट्री है। That a new state has acquired international personality। रिकॉग्निशन मिलने के बाद उस स्टेट को इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिल जाती है। इन वर्ड्स का थोड़ा सा खास ध्यान रखें। एसेंशियल्स है, ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर जो चीजें आ चुकी है वही एसेंशियल्स है। दैट द कम्युनिटी ऑफ द न्यू स्टेट मस्ट बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सिटीजन्स ने वहां पे उनको चूज कराए और वो उस जगह को, उस स्टेट को, उस नेशन को कंट्रोल कर रही है। सेकंड, दैट इट शुड हैव कंट्रोल ओवर अ डेफिनेट टेरिटरी। एक टेरिटरी होना बहुत जरूरी है। टेरिटरी के बिना हम उसे स्टेट नहीं मान पाएंगे। That the control should tend towards permanency। जो कंट्रोल है उस गवर्नमेंट का that tends towards permanency। ऐसा नहीं कि हम 2 हफ्ते के लिए इस नेशन को रूल करने वाले हैं और उसके बाद हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, एस्टैब्लिश करना है कि परमानेंट है, ये हमारी कंट्री है और आज से यहाँ पे एक रूल्स होंगे, वोटिंग राइट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक कोडिफाइड लॉ होगा, एक सिस्टम होगा, एक सिविलाइजेशन होगी। That such community must be independent, must be independent, यानी कि वो किसी और कंट्री से रूल नहीं हो रही है, खुद की कंट्री है, खुद की गवर्नमेंट है। वहां रहने वाले लोगों ने, सिटीजन्स ने उस गवर्नमेंट को, उस रूलर को इलेक्ट करा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। 2 थ्योरीज आती है रिकॉग्निशन की, एक आती है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एक आती है डिक्लेरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं, जब वो बोलेंगी कि ये एक नई स्टेट है तभी माना जाएगा कि वो एक नई स्टेट है। डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलती है कि सामने वाली स्टेट्स के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मानो मत मानो वो स्टेट है कि नहीं है, अगर कुछ सेट कंडीशंस वो स्टेट, वो टेरिटरी फुलफिल कर रही है तो उसको स्टेट माना जाएगा। यहाँ पे याद करने के लिए आपके पास 2 चीजें हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी होती क्या है और दूसरे कि एक प्रोपाउंडर कौन कौन है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की है ओपेनहाइम, हेगल और एंजेलोटी। डिक्लेरेटरी थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट्स हैं हॉल, वैंगर, फिशर और ब्रनली। ये जरूर याद रखिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इन स्लाइड्स के अंदर, इन पीपीटीज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है, जो लिखी होती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ आपके पीवाईक्यूज को टारगेट करते हुए होती है। ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी रिविजन के लिए ही बनाई गई है। जो एडिशनल चीजें होती है या कोई बहुत ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज होते हैं वो एंड में आपको एमसीक्यू के फॉर्म्स में मिलते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डी फैक्टो रिकॉग्निशन और डी ज्योर रिकॉग्नाइजेशन।
दो मोड्स है रिकॉग्नाइजेशन के, एक है डिफैक्टो, एक है डीजोर। जहाँ डिफैक्टो और डीजोर आ गया, हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि इनका मीनिंग क्या है। डिफैक्टो रिकॉग्नाइजेशन, जो बेसिक चीज आपको याद रखनी, इसके अंदर एमसीक्यू जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एमसीक्यू है जो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज में मेंशन कर रखा है, और उतना ही काफी है। बस कंसेप्ट समझने की आपको यहाँ पे जरूरत है। de facto recognition is a kind of temporary recognition कि एक स्टेट है, वो रिकॉग्नाइजेशन के पाथ पर है, मतलब वो कंडीशंस को फुलफिल करने के पाथ पर है। क्या क्या कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए, तो वो सारी चीजें एस्टैब्लिश करने के पाथ पर है, लेकिन उसको सिर्फ उतनी रिकॉग्निशन मिली है, हाफ कंडीशंस फुलफिल करी है उसने, और उसको रिकॉग्निशन मिली है कि हाँ अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो हम आपको स्टेट मान लेंगे, लेकिन हमारी नजरों में अभी भी आप एक स्टेट हैं। वहीं पे डी श्योर रिकॉग्निशन होती है कि आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उन्होंने मान लिया है कि आप स्टेट हैं। आई होप आपको डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन और डी श्योर रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये दो कंसेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्रेस यानी कि सामने से चल के स्टेट्स इस चीज को रेक्टिफाई कर रही है, इस चीज को बोल रही है, एक्सप्रेसली बोल रही है कि हम आपको स्टेट मानते हैं। इम्प्लाइड कि वो अपने एक्ट से बता रहे हैं, मतलब अब कंट्री ए है और यहाँ पे न्यूली फॉर्म कंट्री बी है, ए में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी सामने वाली कंट्री के साथ, नेशन के साथ, तो इंप्लाइड हो जाता है कि आपने उस कंट्री को, उस नेशन को रिकॉग्निशन दे दी है। विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन हो सकता है कि नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है। इट्स लाइक कि आपके सामने एक पेट आया या आपके सामने कोई भी एक चीज आई, आपने ये पहले तो बोल दिया कि हाँ वो ये चीज है। मान लीजिए आपके सामने एप्पल आया, आपने मान लिया कि ये एप्पल है, या आपने ये चीज बोल दी कि ये एप्पल नहीं, ये पियर है या वाटरमेलन है। आपने ये चीज ऑलरेडी मान ली है, तो ये छोड़ा है कि 1 घंटे बाद आप कह देंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानते कि ये एप्पल है या पियर है। सेम चीज रिकॉग्नाइजेशन के साथ है। रिकॉग्नाइजेशन का विड्रॉल सिर्फ डी फैक्टो के अंदर हो सकता है, डी जॉर के अंदर प्रैक्टिकली रिकॉग्नाइजेशन का विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं है। जब इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, मान लिया है कि वो स्टेट है, तो उसके कुछ टाइम के बाद वो ये चीज नहीं कह सकते कि हम आपको स्टेट नहीं मानते हैं। ये पॉसिबल नहीं। डी फैक्टो के अंदर ये चीज पॉसिबल क्यों है? क्योंकि डी फैक्टो के अंदर स्टेट इज एट अ स्टेज ऑफ बिकमिंग अ स्टेट। उसकी कुछ कंडीशंस फुलफिल हो गई है, कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज इसको नहीं करना है। बट डी श्योर के अंदर सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी होती है और उसके बाद आप रिकॉग्नाइज करते हैं। यू कैन नॉट स्टेप बैकवर्ड। अगर आप उसके बाद भी ये चीज बोलते हैं कि जी नहीं, हम इस कंट्री को स्टेट नहीं मानते हैं या हमारे लिए स्टेट नहीं है, दैट विल जस्ट बी अ पॉलिटिकल स्टंट। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की बात है। क्वेश्चंस बेसिकली विड्रॉल के ऊपर, डी फैक्टो, डी जोर के अंदर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे कि ये सिचुएशंस है, क्या यहाँ पे विड्रॉल हो सकता है इन केस एनटीए ऐसा कर दे कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे दे। वैसे तो वो केस लॉ बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस दे रहे हैं अभी तक 2024 के, अगर हम रिसेंट पैटर्न को देखें। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट वैसे होता नहीं है, जनरली नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग होती है। सिटीजन्स का इट्स लाइक कि घरेलू मामला है, वो उनका आपसी मैटर है कि गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, वोट हो रहे हैं,
पूरी की पूरी एक अथॉरिटी बन रही है और वो एक कंट्री को, एक नेशन को एक सिस्टम वाइज प्रोसीड कर रहे हैं। कब होती है गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन? कुछ बहुत पर्टिकुलर केस के अंदर होती है गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन। आइए देख लेते हैं फिर इसको। As we know that the government is essential, by the government it is meant that the administrative and controlling tool of a state. Once a state comes into being, its government may change from time to time. If the change of the government takes place in ordinary political life, it like if the existing states are not required to recognize the new government. In the existing states are not required to recognize the new government. अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की दिनचर्या के अंदर एक गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो बाकी स्टेट्स को उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। बट समटाइम्स द चेंज ऑफ गवर्नमेंट टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। In such case, it becomes necessary to ascertain that whether this new revolutionary government is capable of having sufficient control over the people of territory or not, willing to maintain the international responsibilities and duties or not. ये दो चीजें। रिवॉल्यूशन के टाइम पे मतलब एक पॉलिटिकल ग्रुप आया, उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा के उसको ओवरटेक कर लिया और अब वो रिकॉग्निशन मांग रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हम यहाँ की गवर्नमेंट है और हम यहाँ पे काम करेंगे और हम यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर, सब चीजें फॉलो करनी है। पूरी की पूरी सत्ता को अब हम संभालेंगे। वो ये चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांगते हैं। इस केस के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि वो गवर्नमेंट है। और यहाँ पे भी दो चीजें बोली उन्होंने। पहला कि वो कैपेबल है कि ये गवर्नमेंट है इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरी चीज, वो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपकी जो भी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करने की भी बात करते हैं। अब कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए कि जी हमने तो यहाँ पे अपना डेरा बना लिया है और हम यहाँ से सारी जगह न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ की गवर्नमेंट है, तो इस केस के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, बस इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं हमें। क्वेश्चंस ही आ गए हैं, चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ? प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ। प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होगा? क्या मतलब बेसिक, जिसके बिना हमें मान ही नहीं सकते कि वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक स्टेट है या नहीं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन साइज, डिफाइंड टेरिटरी एंड गवर्नमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब एक नई नई गवर्नमेंट बनी है उससे ये एक्सपेक्ट करना कि आपके पास एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट करना इस काइंड ऑफ अनफेयर। वो चीज हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगा। पॉपुलेशन साइज, नई टेरिटरी है, नई गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जब रिकॉग्निशन होगी, जब वो मार्केट में उतरेंगे उसके बाद ही हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जस्टिफाई कर पाएंगे या जज कर पाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है डिफाइंड टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, उसकी रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, which of the following is not a form of recognition in international law? de jure recognition है, de facto है, implied है। कंडीशनल रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेरे साथ इस चीज को देंगे या आप इतना हिस्सा मुझे देंगे तो मैं आपको रिकॉग्नाइज करूंगा। कंडीशनल रिकॉग्निशन इज नो टाइप ऑफ रिकॉग्निशन, इट इज काइंड ऑफ इलीगल। In which case did the International Court of Justice emphasize the importance of effective control for statehood? कौन से केस के अंदर आईसीजे ने ये चीज बताई थी, इंपॉर्टेंस बताई थी इफेक्टिव कंट्रोल फॉर स्टेटहुड की? कोसोवो एडवाइजरी ओपिनियन 2010 का ये आईसीजे का डिसीजन है।
कोसोवो एडवाइजरी ओपिनियन केस 2010 आईसीजे का केस है, जिसके अंदर आईसीजे ने इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल फॉर स्टेटहुड बताया था। Which principle allows states to recognize or refuse to recognize another state or government based on their political interest? नाम ही बता रहे हैं, political discretion principle। Last set of questions. Which of the following is an example of de facto recognition? अब मैंने आपको कहा था कि de facto recognition और ये सारे टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इसी फॉर्म से पूछे जाएंगे और कोई तरीका नहीं है इनका पूछने का, अगर एनडीए पूछना चाहेगा तो। अ कंट्री फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर, ये डी फैक्टो नहीं होगा, ये डी यूर होगा। आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी के साथ तभी एस्टैब्लिश कर सकते हैं जब सामने वाला मानता है कि आप एक स्टेट हैं, वरना आप स्टेट ना होते हुए किसी के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। A country engaging in trade with a newly formed government without formal recognition. This is the correct answer कि formally recognize नहीं करा है, आप फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब दीज योर रिकॉग्निशन है कि आपने भी माना नहीं है कि आप स्टेट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। The Montevideo Convention outlines criteria for statehood. Which of the following is not one of those criteria? Permanent population, defined territory, capacity to enter into relation with other states, recognition by other states. इसका आंसर है recognition by other states। बाकी सारे इसके कंडीशंस हैं जो कि बताए गए हैं इस कन्वेंशन के अंदर। आई होप आपको रिकॉग्निशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक्स प्रोवाइड गए हैं उसके अंदर अपने डाउट्स को आप छोड़ सकते हैं, वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू। थैंक यू सो मच।